हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट। बुक का नाम है मीडिया इन एजुकेशन। इसमें आपको अराउंड 3 यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है, 3 यूनिट्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, तो ये आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट ईयर ही लाया गया था, तो इसके एग्जाम्स केवल एक ही बार हुए हैं। मैं ऑलरेडी इन पर कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, परंतु पिछले बार जो वीडियोस बनाई थी उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है संचार मीडिया और शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में संचार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार किस प्रकार होता है। तो बेसिकली आपको पता होगा संचार मतलब कम्युनिकेशन। आप किसी से बात करते हैं तो किस प्रकार बात की जाती है। संचारक जैसे कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं ए एंड बी। ए को कोई मैसेज बी तक पहुंचाना है, तो ये वाला जो व्यक्ति हो गया ये हो गया ए। उसने कोई मैसेज पास किया। मैसेज एक तो संदेश हो गया जो कि मैसेज है। साथ में माध्यम, किसके थ्रू मैसेज जा रहा है। जैसे कि कॉल के ऊपर बात हो रही है तो अगर कॉल के थ्रू जा रहा है, या फिर अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली मैसेज जा रहा है। ये प्रापक मतलब वो व्यक्ति जिसने मैसेज प्राप्त किया। अब उस व्यक्ति ने मैसेज प्राप्त कर लिया, अब वो व्यक्ति अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो फीडबैक भी दिया जा सकता है। किसके लिए? जिसने मैसेज भेजा है। तो इस प्रकार क्या होता है, संचार होता है। अब आप यहाँ पे एक और डायग्राम में रह गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं शोर। ठीक है, यहाँ पे शोर भी हो सकता है आसपास के एरिया में, तो ये सारा डायग्राम के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़े। इस चैप्टर में आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक संचार के बारे में पढ़ना है। चलिए देखें। सबसे पहले आता है मौखिक संचार की परिभाषा, फटाफट पढ़ लेते हैं। मौखिक संचार बोले गए शब्दों के उपयोग के साथ देने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सूचना के त्वरित प्रसारण और त्वरित उत्तर के कारण दुनिया भर में संचार के इस साधन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। मौखिक मतलब बोलकर बात करना या फिर बोलकर कोई संचार करना। ठीक है, डायरेक्टली आपने कोई बात बोली और सीधा सामने वाले ने आपको आंसर प्रस्तुत किया, किसके साथ? बोलने के माध्यम से। तो ये किस में आता था? मौखिक संचार के अंतर्गत आ जाता है। और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं विश्व में या संसार में सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। मौखिक संचार या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप के रूप में हो सकता है, जैसे आमने सामने संचार, व्याख्यान, बैठकें, सेमिनार, समूह चर्चा, सम्मेलन आदि, या अप्रत्यक्ष वार्तालाप अर्थात संचार का वह रूप जिसमें एक माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मौखिक संचार दो व्यक्ति या दो से आप कह सकते हैं अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जा सकता है। साथ के साथ इस संचार को करने के लिए आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, फेस टू फेस, या फिर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़े हैं, आप उसमें भी मौखिक संचार कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सेमिनार्स या फिर व्याख्यान में गए हैं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सेमिनार हो गए, व्याख्यान हो गए, बैठकें हो गई। ठीक है, वहाँ पे एक या दो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग उनसे बात कर रहे हैं। समूह चर्चा हो गई या कोई सम्मेलन हो गया। अब अप्रत्यक्ष वार्तालाप के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है? किसी माध्यम के थ्रू, जैसे कि आपने कॉल के थ्रू बात करी किसी से, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आप बोल तो रहे हैं, बोलने के थ्रू ही बात हो रही है, तो ये मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? एक माध्यम का। कॉल के थ्रू बात की गई मतलब फ़ोन का प्रयोग किया गया। टेलीफोनिक वार्तालाप, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल आदि जैसी सूचना के आदान प्रदान के लिए किए जाते हैं। ठीक है, टेलीफोनिक वार्तालाप टेलीफोन पे बात करना, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे आदि जैसे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम क्या करते हैं? इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। संचार की इस विधा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि संचार प्रेषक और रिसीवर के लिए पक्ष शरीर की भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर या पिच की तरह अशाब्दिक संकेत या नोटिस कर सकते हैं। यह पार्टियों के बीच संचार का अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। अब देखिए, सिंपली अगर आप मौखिक संचार को छोड़ दें और अगर आप बाकी जो संचार के तरीके हैं उनको बारे में देखें तो वहाँ पे आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गैर मौखिक संचार हो गया, जिसमें हम बोले बिना बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको शरीर की भाषा का भी ध्यान देना है व्यक्ति के।
चेहरे के अभिव्यक्ति का ध्यान भी देना है, ठीक है, उसकी पिच और उसके अगर वो शाब्दिक संकेत दे रहा है तो उनको नोटिस भी करना है। मेनली इसमें आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं करना होता है इतना, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं फेस टू फेस और बातें करके। आगे देखें, परंतु इसमें एक क्या होता है, एक बार बोले गए शब्द को कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। मौखिक संचार में आपने कोई अगर शब्द बोल दिया और सामने वाले ने वो शब्द सुन लिया या वो मैसेज सुन लिया तो उसके बाद उस मैसेज को वापसी लेना कठिन होता है। अब बात करें लिखित संचार की परिभाषा। यह वह संचार है जिसमें संदेश लिखते या मुद्रित रूप से प्रशिक्षित होते हैं, लिखित संदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो लिखित संचार की परिभाषा में आप क्या कह सकते हैं कि हम जब किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, लिखित या फिर मुद्रित रूप के थ्रू। मुद्रित मतलब प्रिंटिंग, ठीक है, आपको मुद्रित का मतलब प्रिंटिंग होता है और लिखित का मतलब हैंड रिटन। तो अगर आप लिखने या मुद्रित रूप से किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो लिखित संदेश के लिखित संचार के अंतर्गत आता है। यह संचार का सबसे विश्वसनीय तरीका है और यह अपनी औपचारिक और परिष्कृत प्रकृति के कारण व्यापार की दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। संचार का लिखित संचार का ये जो तरीका है ये विश्वसनीय तरीका है, मतलब लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। दूसरा, अपनी औपचारिक और परिष्कृत प्रकृति, मतलब इसकी जो प्रकृति है, ठीक है, इसका जो नेचर है वो व्यापार की दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा बनाता है। अब इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि लिखित संचार को लोग क्यों ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि लिखित का एक रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, ठीक है। अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करा तो आपने अगर उसे लेटर लिखा है तो वो लेटर एक प्रकार का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो एक फिजिकल चीज़ है जिसके थ्रू अगर आप भविष्य में भी चाहें तो उसको देखकर समझ सकते हैं। परंतु मौखिक संचार में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। आपने कोई संदेश भेजा, वो संदेश सामने वाले ने सुना, उसके बाद उस संदेश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जब तक कि अगर आप किसी माध्यम का प्रयोग करके उसको रिकॉर्ड नहीं कर लेते, ठीक है। अब आगे देखें, लिखित संचार के विभिन्न चैनल होते हैं जैसे कि पत्र, ईमेल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पाठ, संदेश, रिपोर्ट इत्यादि। लिखित संचार के कई फायदे हैं जैसे निम्नलिखित है। अब आगे देखें फायदों में, भविष्य में संदेश का जिक्र करना आसान हो जाता है। संदेश प्रसारित करने से पहले कोई इसे संगठित तरीके से संशोधित या फिर से लिख सकता है। संदेश की गलत व्याख्या की संभावनाएं बहुत कम होती हैं क्योंकि शब्द सावधानी से चुने जाते हैं। संचार की योजना बनाई है अभिलेखों के सुरक्षित रखने के कारण कानूनी साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिखित संचार है उसको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। वो हमने आपको यहाँ पे बताया कि भविष्य में आप उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एकदम एक्यूरेट होती हैं क्योंकि लिखते समय सही शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ें, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, यही हाल लिखित संचार का भी है क्योंकि संचार एक समय लेने वाला है। इसके अलावा प्रेषक को कभी पता नहीं चलेगा कि रिसीवर ने संदेश पढ़ा या नहीं। तो अब मेन चीज़ ये है कि अगर आपने डाक सेवा के थ्रू कोई संदेश भेजा, सामने वाले के पास संदेश पहुंचा, परंतु जिस व्यक्ति ने संदेश भेजा है उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसने संदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा, मतलब कोई फीडबैक या फिर नोटिफिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती। रिसीवर की प्रतिक्रिया के लिए प्रेषक को इंतजार करना होगा। अब जिस व्यक्ति को संदेश भेजा है हमें वेट करना होगा कि वो व्यक्ति भी हमें रिटर्न में कोई संदेश भेजे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ उसने वो संदेश पढ़ लिया। संचार के इस मोड में बहुत सारी कागजी कार्यवाही होती है। मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो इन अंतरों की बात करें। पहला, संचार का प्रकार जिसमें प्रेषक मौखिक रूप से संदेश भेजने के माध्यम से सूचना प्रेषित करता है। संचार मोड जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए लिखित और मुद्रित पाठ का उपयोग करता है, लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, संचार का प्रकार जिसमें प्रेषक मतलब सेंडर, जिसने मैसेज भेजा, मौखिक रूप से संदेश भेजने के माध्यम से सूचना प्रेषित करता है। मौखिक संचार में क्या होता है, वो बोलकर कोई संदेश भेजता है। वहीं पे अगर हम बात करें लिखित में, तो वो संदेश को लिखकर भेजा जाता है, तो वो लिखित संचार के अंतर्गत आता है। दूसरा, लिखित संचार में पूर्व शर्त यह है कि प्रतिभागियों
को साक्षर होना चाहिए, जबकि मौखिक संचार में ऐसी कोई स्थिति नहीं। अब देखिए मेन चीज़ ये है कि लिखित संचार में केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पढ़ना लिखना आता है। अदरवाइज जो व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता वो उसके लिए लिखित संचार की जो प्रक्रिया है वो एकदम बेकार है। परंतु मौखिक संचार में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, लिखित संचार में उचित रिकॉर्ड है, जो मौखिक संचार के मामले में ठीक विपरीत है। लिखित संचार में आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे, मौखिक संचार में नहीं मिलेंगे। चौथा, मौखिक संचार लिखित संचार से तेज है। बोलने मतलब मौखिक जो संचार है वो लिखित संचार के माध्यम से तेज है, क्योंकि लिखित संचार को जाके पहुंचने में समय लगता है, परंतु मौखिक संचार डायरेक्टली हो जाता है। एक बार बोली गई शब्द मौखिक संचार के मामले में उल्टे नहीं किए जा सकते। दूसरी ओर लिखित संदेश में मूल संदेश का संपादन संभव है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि अगर आपने मौखिक संचार किया है किसी व्यक्ति के साथ, तो आपने जो बातें बोल दी उनको उलटफेर नहीं किया जा सकता। परंतु अगर आपने लिखित संदेश भेजा है, ठीक है, और सामने वाले को जो रिसीवर है अगर उसको लगता है कि इस संदेश में कुछ गलत है और अगर वो आपसे पूछता है, तो आप उसको उस संदेश के अकॉर्डिंग वो सारी बातें समझा सकते हैं। छठा, संदेश की गलत व्याख्या मौखिक संचार में संभव है लेकिन लिखित संचार में नहीं। ठीक है, संदेश की जो गलत व्याख्या है वो मौखिक संचार में संभव है, मतलब मौखिक बोलकर आपने जो संदेश भेजा है उसमें सामने वाले को हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो जाए, परंतु लिखित संचार में ऐसा कुछ नहीं होता। सातवां, मौखिक संचार में प्राप्तकर्ता से तीव्रता प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, लिखित संचार में ऐसा संभव नहीं है। मौखिक संचार में क्या होगा, सामने वाला डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा, परंतु लिखित संचार में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़े, गैर मौखिक संचार। संचार उन प्रत्येक भागों की समझ या व्याख्या पर आधारित है जो संचार अधिनियम का हिस्सा है, क्योंकि संदेश का प्रसारण शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से होता है। अब गैर मौखिक की बात करें, जहाँ पे आपको बोलकर कोई भी संदेश नहीं भेजना, आपको इशारों से या फिर और जो भी तरीके हैं उनका प्रयोग करना है, बोले बिना, क्योंकि संदेश का प्रसारण शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से होता है। इसीलिए यदि रिसीवर संदेश को पूरी तरह से समझता है तो उचित प्रतिक्रिया होती है, तो संचार सफल होता है। ठीक है, रिसीवर को अगर सही संदेश प्राप्त हुआ, जो हमने उसको आप कह सकते हैं कि आपने संकेत भेजे, अगर वो संकेतों को सही प्रकार से समझता है तभी संचार होगा सफल, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार के संचार का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव और बोलते समय शरीर की स्थिति है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संचार है गैर मौखिक, इसके अंतर्गत आप चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव और बोलते समय शरीर की स्थिति को भी देख सकते हैं। कई स्थितियों में मौखिक संचार की स्थिति को एक अधिक वैश्विक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। लोगों की स्थिति को समझने के लिए यदि वे नर्वस, आराम से उदास और कुछ अभिव्यक्ति विशेषता, यदि व्यक्ति शर्मीला, बहिमुखी है, इसीलिए इस जानकारी को प्राप्ति करने के लिए कार्य करता है जो प्रवचन हमें प्रदान नहीं करता। अब देखिए इसको को समझिए कि मौखिक संचार में क्या होता है कुछ व्यक्ति शर्मीले होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनके शर्मीले होने के कारण उनके जो हाव भाव हैं वो थोड़े से अलग हो। ठीक है, उन संकेतों जो वो संकेत शर्मीला व्यक्ति संकेत दे रहा है, वो संकेत शायद गलत मीनिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी किसमें, गैर मौखिक संचार में ध्यान दिया जाता है। गैर मौखिक संचार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गैर मौखिक संचार के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। संयुक्त रूप से निम्नलिखित गैर मौखिक संकेत और संकेत दूसरों में आपकी रुचि और निवेश में व्यक्त करते हैं। अब देखें गैर मौखिक संचार के ये प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, इनको देखें। चेहरे के भाव। मानवीय चेहरे बेहद अभिभावजनक हैं, बिना एक शब्द कहे अनगिनत भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जैसे आपका चेहरा है, हमारे चेहरे हैं, हम अपने चेहरे के अकॉर्डिंग ही कई सारे भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं बिना कुछ बोले। और गैर मौखिक संचार के कुछ रूपों के विपरीत चेहरे के भाव सार्वभौमिक हैं। खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय, घृणा के चेहरे के भाव सभी संस्कृतियों में समान हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये सब आप कह सकते हैं हर संस्कृति में ये चीज़ें समान होगी। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका जो चेहरा होगा वो आपका गुस्से को दिखाएगा कि आप गुस्से में हैं। आगे बढ़ें, शरीर की हरकत और आसन।
विश्वास करें कि लोगों के बैठने, चलने, खड़े होने और सिर पकड़ने के तरीके से आपकी धारणा प्रभावित होती है। जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं और अपने आप को ले जाते हैं, वही वहाँ दुनिया के लिए बहुत सारी जानकारी का संचार करता है। इस प्रकार से गैर मौखिक संचार में आपका सामना आसार, रुख और मायावी हरकतों के शामिल होता है। शरीर की हरकतों मतलब अब आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके शरीर की हरकतों के अकॉर्डिंग, और आप उसके हाव भाव को भी देख सकते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति चल किस प्रकार रहा है, खड़ा किस प्रकार हो रहा है, वो अपना सिर पकड़ रहा है, ठीक है, बैठने का उसका तरीका कैसा है। इन तरीक़ों से भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। बात करें इशारों की, तो मेनली इशारों को तो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली हर व्यक्ति इशारे के थ्रू भी किसी व्यक्ति से बात कर सकता है। ये ज़्यादातर कब होता है, उन व्यक्तियों के बीच में जो गूंगे हैं, वो अपने हाथों के इशारों के अकॉर्डिंग सामने वाले से क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब आगे आँखों के संपर्क से, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए दृश्य भावना मुख्य है, आँखों के संपर्क विशेष रूप से गैर मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। तो आँखों का संपर्क जो है वो गैर मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ज़्यादातर व्यक्ति आंखों के संपर्क के थ्रू ही क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो सामने वाले को देखते हैं, उसके हिसाब से भी समझ पाते हैं। जिस तरह से आप किसी को देखते हैं वह रुचि, स्नेह, शत्रुता, आकर्षण सहित कई चीज़ों को संप्रेषित करता है। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं ये आपके नेचर पे है। ठीक है, आपकी उस व्यक्ति में रुचि है, उससे स्नेह है, उससे शत्रुता है, आकर्षण है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी आंखें उस व्यक्ति को बता देती हैं। बातचीत के प्रभाव को बनाए रखने और दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया को मापने के लिए आंखों का संपर्क महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे सामने वाले के साथ तो उसको लगेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन है। ठीक है, इसीलिए आई कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आंखों से, आप बोल तो रहे हैं परंतु अगर आप आंखों से भी संपर्क करेंगे तो आपका जो इंप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। छूना, टच करना, टच करके भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम स्पर्श के माध्यम से बहुत कुछ संप्रेषित करते हैं। निम्नलिखित के द्वारा किए गए संदेशों के बारे में सोचें। एक दृढ़ हाथ मिलाना, ठीक है, कंधे पर एक डरपोक स्पर्श, एक गर्म भालू का लिंगना, एक अस्वस्थ पीठ का थपथपाना, सिर पर एक संरक्षक थपथपाना या अपनी बाहों पर नियंत्रित पकड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार के टच मतलब छूने से, इस प्रकार के छूने से भी आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई व्यक्ति अगर नर्वस है तो अगर आप उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, ठीक है, तो उसका जो नर्वसनेस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति डर रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसके हाथ पकड़ लेंगे उसको डरने, तो उसका क्या होगा, डर कम हो जाएगा। उसके कंधे पे हाथ रख देंगे तो उसका डर कम हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें भी की जा सकती हैं। अंतरिक्ष, इसको आप सिंपली इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप खड़े होकर बात या बैठ के बात कर रहे हैं, अगर आपकी जो दूरी है वो काफ़ी कम है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, क्या आपने कभी बातचीत के दौरान ऐसे महसूस किया है क्योंकि दूसरे व्यक्ति बहुत करीब खड़ा है, ठीक है, जो सामने वाला कम्युनिकेशन वाला व्यक्ति है वो आपके काफ़ी ज़्यादा करीब खड़ा है और आपके स्थान पर आक्रमण कर रहा था। हम सभी को भौतिक स्थानों की आवश्यकता होती है, हालांकि यह आवश्यकता संस्कृति, स्थिति और स्थिति के निकटता के आधार पर भिन्न होती। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आप किसी स्ट्रेंजर के पास खड़े हैं, मतलब अनजान व्यक्ति के पास ज़्यादा पास खड़े हैं, तो ये कुछ और दर्शाता है, और वहीं अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी रिश्तेदार के पास खड़े हैं तो वो एक अलग चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में होती हैं, अंतरिक्ष के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़ें। मौखिक संचार के शब्दों का उपयोग, मौखिक संचार के लिए शब्दों का उपयोग किया जाता है, जबकि गैर मौखिक संचार में संकेतों पर आधारित होता है। कम है भ्रामक अवसर मौखिक संचार में प्रेषक और रिसीवर के बीच, जबकि गैर मौखिक संचार में भाषा का उपयोग होने से समझ अधिक कठिन होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको समझिए कि मौखिक संचार में तो डायरेक्टली आप आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, परंतु गैर मौखिक संचार में भाषा का उपयोग नहीं होने से समझना और ज़्यादा कठिन हो जाता है। मतलब कोई भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा, संकेतों का प्रयोग हो रहा है, तो संकेतों को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। आगे बढ़े। मौखिक संचार में संदेश का आदान प्रदान तेज होता है, प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। अशाब्दिक संचार या फिर गैर मौखिक संचार
अधिक समझ पर आधारित होता है, जो समय लेता है, इसीलिए धीमा होता है। आगे बढ़े। मौखिक संचार में दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जबकि क्योंकि यह तब भी किया जा सकता है जब पार्टियां अलग अलग स्थानों पर हो, परंतु किसी भी माध्यम का प्रयोग कर रही है। दूसरी ओर गैर मौखिक संचार में दोनों पक्षों का संचार का समय होना चाहिए, ठीक है, आमने सामने होना चाहिए अगर आप गैर मौखिक कर रहे हैं तो। मौखिक संचार में दस्तावेजीय साक्ष्य बनाए रखे जा सकते हैं यदि संचार औपचारिक या लिखित हो। मौखिक संचार में आप दस्तावेज या साक्ष्य प्रूफ जो है वो बना के रख सकते हैं अगर औपचारिक या फिर लिखित संचार किया जा रहा है, परंतु अशाब्दिक संचार में निर्णायक सबूत कोई भी सबूत नहीं होता। मौखिक संचार मनुष्य की सबसे स्वाभाविक इच्छा को पूरा करता है, बोलना। गैर मौखिक संचार के मामले में संचार अधिनियम में पार्टियों द्वारा किए गए कृतियां के माध्यम से भावनाओं और व्यक्तित्व का संचार किया जाता है। तो मौखिक संचार में क्या होता है, मनुष्य की सबसे स्वाभाविक इच्छा को पूरा करता है, मतलब बोलने की जो इच्छा है वो मनुष्य की सबसे स्वाभाविक है, ठीक है, तो एक प्रकार से वो इच्छा पूरी करता है। 7वां पॉइंट आता है, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रकार के संचार एक दूसरे से पूरक और कई मामलों में एक साथ भी होते हैं। अगला टॉपिक आता है औपचारिक शिक्षा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन। सिंपली आप इसको आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, फॉर्मल जो शब्द है, ठीक है, उसमें सारे चीज़ें अकॉर्डिंगली होती हैं किसके, रूल्स के, तो वही यहाँ पे भी होता है। औपचारिक शिक्षा के अर्थ को अगर हम समझें तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ निकलता है नियमों के तहत किसी कार्य को संपन्न करना। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के लिए हम नियमों का पालन करते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए हम शिक्षा के जिन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, हमें वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। तो औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जहाँ पे आप नियमों का पालन करके किसी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने स्कूल्स में एडमिशन लिया तो आपको स्कूल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग स्टडी करनी होगी। आगे देखें, इस प्रकार की शिक्षा शिक्षार्थी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्राप्त की जाती है, ठीक है। स्कूल्स में जो हायर स्कूल्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनमें दी जाती हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा जो कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाए तथा उसे शिक्षा के निश्चित उद्देश्य हो, वह निर्देशात्मक हो, उसमें पर्यवेक्षण मतलब देखरेख इत्यादि की सुविधा हो, इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। मतलब निश्चित उद्देश्य, उस शिक्षा को देने का एक उद्देश्य होना चाहिए। निर्देशात्मक मतलब उस शिक्षा को देते समय निर्देश भी दिए जाने चाहिए और उस शिक्षा के ऊपर देखरेख भी होनी चाहिए, तो वो औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। औपचारिक शिक्षा को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थानों में संपन्न होती है। मतलब आपको स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। सेकंड, इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। मतलब इस प्रकार की शिक्षा को देने का उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होता है। मतलब आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है, तो उस पढ़ाई का एक क्या है, उद्देश्य है, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए पढ़ाई करने लगे बिना किसी चीज़ के, ठीक है, एक उद्देश्य से ही पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, ये उसके उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट, इस शिक्षा एक पूर्व निर्धारित अवधि तक सीमित होती है। मतलब एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल्स की बात करें तो आपको 12 साल तक स्कूल्स कवर करने होते हैं। अगर कॉलेजेस की बात करें तो आपको 5 साल में UG प्लस PG करनी होती है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा के लिए निश्चित आयु वर्ग निर्धारित करता है। इस प्रकार की शिक्षा के शिक्षार्थी 4 वर्ष की आयु से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप अराउंड 4 से 5 वर्ष की जो आयु होती है औपचारिक शिक्षा में, ये आयु मिनिमम होती है और यहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दी जाती है बच्चों की। इस प्रकार की शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। इसके मतलब पहले से ही लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि व्यक्ति पढ़ाई किस चीज़ के कर रहा है। अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है, डॉक्टरी करना है। अंततः शिक्षक शिक्षार्थी को दी जाने वाली शिक्षा के लिए पहले से तैयार होते हैं, जिस कारण शिक्षा के परिणाम अच्छे होते हैं। मतलब जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, शिक्षा का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बात करें इस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की देखरेख में होती है। औपचारिक जो शिक्षा है वो कहाँ पे
संस्थानों में होती है, एजुकेशन के सेंटर्स में होती है और किसके, शिक्षकों की देखरेख में की जाती है, मतलब टीचर्स की देखरेख में की जाती है। सातवां पॉइंट, इस प्रकार के संस्थानों के कठोर नियम होते हैं तथा ये नियम सभी शिक्षार्थियों के लिए समान होते हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन से समान होंगे, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा। आठवां पॉइंट, इस प्रकार की संस्था में शिक्षक तथा टीचर, जो शिक्षार्थी है मतलब टीचर और स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं होती तथा सभी नियमों पर आधारित होता है। आगे बात करें, इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों को बनाने के लिए इसके पीछे बड़े बड़े संगठन होते हैं जो इन संस्थानों के नियम तथा प्रवेश लेने से लेकर छोड़ने तक संचार का तय करते हैं, संचरण तय करते हैं। अब देखिए कि इन स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ जो बनती है इनके पीछे बड़े बड़े संस्थान होते हैं, ठीक है। साथ में कौन बच्चा इसमें एडमिशन ले रहा है, किस प्रकार वो करेगा, ठीक है, किस प्रकार वो छोड़ेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय कर दी जाती हैं। 10वां पॉइंट आता है आपका, इस प्रकार के संस्थानों के पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम संगठनों या विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, अंततः पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। अब ये वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी इन संस्थानों में सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पहले से ही बनाया जाता है और किनके द्वारा बनाया जाता है, विशेष विशेषज्ञों द्वारा, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोगों द्वारा इनका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है और वो पहले से ही बना होता है, बस टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। इस प्रकार के संस्थानों का पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से समय के अंतर्गत संपन्न कर दिया जाता है, मतलब जो भी सिलेबस है वो टाइम के अंतर्गत पढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 12वीं क्लास में है तो आपको 1 साल का समय दिया जाएगा 12वीं का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे और आप पास आउट होकर आगे चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों की पूर्व निर्धारित समय सारणी होती है जिसके अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न होते हैं, मतलब पहले से ही समय निर्धारित किया जाता है कि किस चीज़ को करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही शिक्षण दे सकते हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं एजुकेटेड टीचर्स और जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस प्रकार के टीचर्स ही इन संस्थानों में क्या शिक्षा दे सकते हैं। 14वां पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा को 4 दीवारी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संस्थान होते हैं या शिक्षा होती है इसको 4 दीवारी शिक्षा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों को पता होता है कि क्या सीखना है और क्या सिखाना है। टीचर को पता होता है कि क्या सिखाना है, स्टूडेंट को पता होता है कि उसे क्या सीखना है। इस प्रकार की शिक्षा में अनुशासन पर आधारित ध्यान रखा जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है, अंततः अनुशासन शक्त होता है। 17वां पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा में नियमित तौर पर परीक्षाएं कराई जाती हैं, ठीक है। अगर आप औपचारिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वो भी नियमित रूप से। 18वां पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा में परीक्षा के निर्माण घोषित किए जाते हैं तथा अंत में विद्यार्थी के प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो औपचारिक संस्थान होते हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्स पहले पढ़ाई कराई जाएगी, फिर आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स में अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको जो रिजल्ट कार्ड है वो दिया जाएगा और अंत में आपको डिग्री भी प्रदान करी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये औपचारिक शिक्षा से आप कह सकते हैं उल्टा है। इसको इस प्रकार, शिक्षा की संस्थाओं में अनौपचारिक शिक्षा शब्द के अर्थ को अगर हम समझें तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ निकलता है किसी कार्य को करने के लिए हमें ना तो किसी नियम का पालन करना है और ना ही किसी प्रकार के कोई औपचारिकता निभानी है, ठीक है। तो जिस प्रकार औपचारिक में नियमों का पालन करना होता है, अनौपचारिक में नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई संस्था या पाठशाला की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई बड़ी संस्था को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अनौपचारिक शिक्षा ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, किसी भी अवस्था में हम अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में शिक्षार्थी एवं विद्वानों ने परिभाषाएं प्रस्तुत करी हैं। पहले कुबन्स और अहमद के अनुसार जनसंख्या में विशेष उपसमूह वयस्क और बालकों का चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई संगठित कार्यक्रम, मतलब औपचारिक शिक्षा के बाहर कोई संगठित कार्यक्रम जो कि उपसमूह वयस्क या बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ला बेले द्वारा औपचारिक शिक्षा के संदर्भ
वरिष्ठ लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल के बाहर संगठित कार्यक्रम, मतलब औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में वरिष्ठ लक्षित जनसंख्या मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए स्कूल के बाहर जो शिक्षा प्रदान करी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इल्ची एंड फेयर द्वारा अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी शिक्षा है। मोतीलाल शर्मा के अनुसार सापेक्ष में कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा एक सक्रिय आलोचनात्मक दिव्यदानात्मक शिक्षक कार्यक्रम है जो मनुष्य को सीखने, स्वयं अपनी सहायता करने, चेतन रूप से अपनी समस्याओं का आलोचनात्मक रूप से समझना करने सहायता करता है। अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य सकलता, प्रामाणिक मानव प्राणियों का विकास करने जो कि समाज के विकास में योगदान दे सके। इसमें न केवल व्यक्ति बल्कि एक सच्चे अधिगम समाज में योगदान देते हुए संपूर्ण समाज व्यवस्था सीखता है। ठीक है, तो इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पॉइंट आउट बताया। अब आगे देखें, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं से भी हम जान सकते हैं। जिस प्रकार हमने औपचारिक शिक्षा के बारे में जाना, हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए इनको फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। इस प्रकार की शिक्षा को हम कहीं भी चलते फिरते ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। मतलब इस शिक्षा को लेने के लिए कोई लक्ष्य की जरूरत नहीं है कि अगर आपको डॉक्टरी करनी है, ठीक है, तो वो एक लक्ष्य है, परंतु इस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा को हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी आयु में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को बच्चा जन्म से मृत्यु तक प्राप्त कर सकता है। पांचवा पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा के कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते। अंततः इस प्रकार की शिक्षा को ऋणात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। अब इसको समझिए कि बच्चा जन्म लेते और मृत्यु होने तक इस प्रकार की शिक्षा को कहीं भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इसके कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता, तो इसके जो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव परिणाम भी निकल के सामने आ सकते हैं। छठा पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण या तथा समाज में ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा को आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखकर, जानकर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का कोई नियम नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में कोई भी नियम का फॉलो करना या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कोई जरूरी बात नहीं है। आठवां पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षार्थी को हर प्रकार की आज़ादी होती है तथा वह किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नौवां पॉइंट, इन संस्थानों को बनाने के लिए इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं होता। ठीक है, तो अनौपचारिक संस्थानों को बनाने के लिए कोई भी बड़ा संगठन नहीं होता। लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। इस प्रकार के संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। मतलब इनमें कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं होता। जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस कभी भी चेंज हो गया, कोई आया, किसी ने कुछ पढ़ा दिया, इस प्रकार की स्थिति। इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती। यहाँ पे कोई एग्जाम्स नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है, कि 1 साल तक पढ़ना है, 2 साल तक पढ़ना है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की शिक्षा कभी भी कहीं भी ली जा सकती है। इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। कोई भी रिजल्ट कार्ड या फिर डिग्री आपको नहीं दी जाएगी अगर आप जब ये पास आउट कर लेंगे। 15वां पॉइंट आता है कि इस प्रकार के शिक्षण में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, ना तो लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। ना ही कोई पैसा लिया जाएगा, ना ही कोई पैसा दिया जाएगा इस प्रकार के संस्थानों में और इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने में। इस प्रकार की शिक्षा के ग्रहण करने या प्रदान करने में किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं होता। अब आता है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से टोटली अलग। इस प्रकार की शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। निरौपचारिक भी कहा जाता है। यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से मिला जुला है। इस शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के समान ना तो कोई नियमित होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा जैसा खुलापन। अब देखिए इसको समझिए, ना ही नियम होंगे बहुत सारे और ना ही बहुत सारा खुलापन होगा। निरौपचारिक, ठीक है, निरौपचारिक अथवा औपचारिकता शिक्षा के छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुरूप एक लचीली शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताओं व सुविधाओं का ध्यान में रखकर कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि वह सभी के लिए संभव हो, उपयोगी बन सके। यह शिक्षा समयबद्ध नहीं होती, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थितियों में
व्यवस्थित की जा सकती है। अब इसको समझिए कि जो निरौपचारिक शिक्षा है, ना ही इसमें कोई समय सीमा है, परंतु समय के साथ जैसे ही लगेगा टीचर्स या फिर आपकी जो एजुकेशन है सेंटर, उसको लगेगा कि आपने सीख लिया, आपको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें होती हैं। औपचारिकतर अथवा निरौपचारिक शिक्षा की परिभाषा, विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा ये है। कुडू के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती है परंतु पूर्णतः विद्यालय नहीं। यह शिक्षा विद्यालय से बाहर योजनाबद्ध किंतु अनौपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती। ठीक है, सॉरी, औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती। तो यहाँ पे ये शिक्षा विद्यालय के बाहर दी जाती है। ठीक है, नियोजित होती है परंतु पूरी तरह स्कूल की तरह नहीं दी जाती। अब आगे देखें, वार्ड तथा टेडम के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा एक नियोजित आदेशात्मक अभिकल्प है जो नियमित नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। आप देखिए, इसको समझिए कि निरौपचारिक जो शिक्षा है वो नियोजित अनुदेशात्मक अभिकल्प है, मतलब नियोजित होती है, पहले से ही उसको तैयार किया जाता है, जो नियमित नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको एक लक्ष्य दे दिया जाएगा, ठीक है, उस लक्ष्य को आपको बेसिकली प्राप्त करना है। किसको, कौन से शिक्षा को लेके, निरौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए। ठीक है, अब बात करें निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो निरौपचारिक शिक्षा पद्धति किसी भी निश्चित समय अवधि तक नहीं होती बल्कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। मतलब ये वाली जो शिक्षा है वो जीवन भर चलती रहेगी। अगर आप उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको वो जीवन भर चलती रहेगी। औपचारिकतर अथवा निरौपचारिक शिक्षा की समय अवधि तथा अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा नहीं है औपचारिक, मतलब जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे सब कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग होता है, स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है समय, परंतु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छात्रों की सुविधा के अनुसार चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। औपचारिक अथवा निरौपचारिक शिक्षा, सॉरी यहाँ पे औपचारिक नहीं आएगा, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में लचीलापन होता है और उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार करना होता है। ठीक है, तो लचीलापन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हार्ड नहीं होगा, बहुत सारे रूल्स नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे को दबाया नहीं जाएगा, परंतु यहाँ पे उद्देश्य सामान्य शिक्षा को प्रसार करना होता है। मतलब सामान्य जो शिक्षा है ना, नॉर्मल जो शिक्षा है उसको बच्चे तक पहुँचाना है। इसमें कक्षाएं सुविधाजनक स्थान जैसे धर्मशाला, खेत, मीलों या प्रांगणों सुविधाजनक स्थानों पर आयोजित होती हैं, परंतु लचीलापन होने के बावजूद निरौपचारिक शिक्षा नियोजित व व्यवस्थित होती है। लचीलापन तो देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा भी नहीं है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते भाग जाए, ठीक है, या पढ़ते पढ़ते कोई भी चीज़ करने लगे। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, नियोजित और व्यवस्थित होती है। औपचारिकतर शिक्षा के अनुदेशक के कर्तव्य सामान्य अध्यापक से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रायः स्थानीय व्यक्ति ही अपने रोजगार के साथ साथ अंशकालिका रूप में सेवा भाव और परिपूर्ण होकर अनुदेशक का उत्तरदायित्व निभाता। आप देखिए, इसको समझिए कि टीचर्स क्या होता है, टीचर्स को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, एजुकेशन प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या होता है, जो निरौपचारिक शिक्षा है, यहाँ पे आसपास के लोग ही रोजगार के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अनुदेशक का उत्तरदायित्व निभाने लगते हैं और बच्चों को चीज़ें सिखाने लगते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यद्यपि निर्धारित होता है, परंतु छात्रों विशिष्ट आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो तो पहले से निर्धारित होता है, परंतु अगर छात्र चाहे तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। स्वदेशी शिक्षा के बारे में आप भी जान लीजिए कि स्वदेशी शिक्षा, इससे तात्पर्य औपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके स्वदेशी ज्ञान मॉडल बनाना और समग्र शिक्षण से है। अंग्रेजी के आगमन के समय स्वदेशी शिक्षा का प्रचलन था। जब अंग्रेजी भारत में आई थी तो उस समय स्वदेशी शिक्षा, मतलब देश में जो शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। इसको आप सिंपली इस प्रकार समझ सकते हैं कि घर, मंदिर, पाठशालाएं, टोली, चौपाटियाँ, मक्तबों, मदरसों, गुरुकुल में ये स्वदेशी शिक्षा दी जाती है। मतलब देश के बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो स्वदेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। बात करें आगे की तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। स्वदेशी शिक्षा वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, संचार के विभिन्न मॉडल, इनके बारे में बात करें। ऑडियो मीडिया, अब यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार बातें की जाती हैं। तो ऑडियो मीडिया के अंतर्गत संचार प्रक्रिया
में संचालक और रिसीवर दोनों केवल ऑडियो मीडिया पर भरोसा कर सकते हैं। कक्षा में शिक्षक केवल मौखिक के माध्यम से संवाद कर सकता है और छात्र केवल उसको सुनने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऑडियो मीडिया का वहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है। तो ऑडियो के द्वारा मतलब बोलने के द्वारा, आवाज़ के द्वारा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। टीचर बोल रहा है, छात्र सुन रहा है। दृश्य मीडिया मतलब देखकर छात्र किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई चित्र बनाया है, उसके थ्रू उसको देखकर वो समझ सकता है कि इस चित्र में क्या बताया गया है, ठीक है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो दृश्य मीडिया में क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। एक शिक्षार्थी लिखित या मुद्रित ग्राफिक सामग्री के दृश्य को देखकर संदेश प्राप्त कर सकता है। श्रव्य मीडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलने के साथ साथ सुनने वाला भी मीडिया। इसमें क्या होता है कि टीचर, ये उदाहरण के साथ समझिए कि टीचर आपको पढ़ाने आया, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ बनाया, साथ ही साथ टीचर उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, आप उस चीज़ को जो टीचर ने बनाया उसे देख पा रहे हैं और टीचर जो बोल रहा है उसे सुन भी पा रहे हैं। तो सुनने के साथ साथ देखने का जो मीडिया माध्यम है वो ये है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक भी है। जनसंचार के माध्यम की बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, सिनेमा, फिल्म, मुद्रित मीडिया जैसी किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल के रूप में इंटरनेट संचार इत्यादि जनसंचार के माध्यम हैं तथा इनके द्वारा शिक्षा देने शिक्षक दोनों ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट है और जो टीचर है जनसंचार के माध्यम से जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया आ जाता है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत क्या होता है, सुनने के साथ साथ देखना, एक ही समय पे काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही है। मतलब कि संचार के अलग अलग माध्यमों को एक साथ रखना, उनको आप प्रयोग करना और एक अलग ही आउटपुट प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने तीन चीज़ों का यूज़ करा है, इंटरनेट का, ठीक है, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ों का प्रयोग करके आपने एक अलग ही आउटपुट को प्रदान किया, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1। काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, परंतु इसमें जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है थोड़ा थोड़ा करके जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है इसलिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स की बात करी, संचार, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने बात करी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को सही से देखिए, इनके नोट्स को अच्छे से स्टडी करिए। ये थी आपकी आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स दिए गए हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक लिंक दिया गया है हमारी मेल सर्विस का, जो कि हमने न्यू स्टार्ट करी है। वहाँ पे आप जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही हम कोई नोट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।